दृष्टि में छायावाद जो है, तो जयशंकर प्रसाद को बताया कि जयशंकर प्रसाद ने छायावाद के बारे में कहा कि कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश-विदेश की सुंदरी के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। रीतिकालीन प्रचलित परंपरा से, जिसमें बाह्य वर्णन की प्रधानता थी, इस ढंग की कविताओं में भिन्न प्रकार के भावों के नए ढंग से अभिव्यक्ति हुई। ये नवीन भाव आंतरिक स्पर्श से पुलकित थे। अभ्यंतर भावों की प्रेरणा बाह्य स्थूल आकार में भी कुछ विचित्रता उत्पन्न करती है। सोच में अभ्यंतर भावों के व्यवहार से प्रचलित पद योजना असफल रही। उनके लिए नवीन शैली, नया पद विन्यास आवश्यक था। हिंदी में नवीन शब्दों की भंगिमा स्पृहणीय अभ्यंतर वर्णन के लिए प्रयुक्त होने लगी। दूसरा हमने जयशंकर प्रसाद का बताया कि छाया जो है भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह जो है अंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छाया क्या है, कांतिमयी होती है। तीसरा है कि हाँ, मूल में यह राष्ट्रवाद भी नहीं है। प्रकृति जो है विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले आकर छायावाद की सृष्टि होती है। यह सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का आलंबन, स्वानुभूति का प्रकृति से तादात्म्य नवीन काव्य धारा में होने लगा, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। ये जो कथन है काव्य और कला तथा अन्य निबंध से लिया गया है। सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो इन्होंने कहा, छायावाद भावबोध की दृष्टि से जहाँ विगत वस्तु बोध की भूमिका को छोड़कर एक और नवीन चैतन्य के शिखरों की ओर बढ़ा, वहाँ कला बोध की दृष्टि से वह काव्य शास्त्रीय जड़ अलंकार युग की सौंदर्य धारणा से अपने को मुक्त कर सीधा प्रकृति के मुक्त पंख प्रसारों में विचरण कर नए सौंदर्य उपादानों की खोज में निकल गया। दूसरा, सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि छायावाद में नए मूल्य ने अपनी सबसे अधिक सशक्त जो है अभिव्यक्ति सौंदर्य बोध में पाई, इसलिए सौंदर्य बोध उस युग के काव्य की क्या है, सबसे मौलिक तथा प्रमुख देन रही। दूसरा नंबर इन्होंने कहा, तीसरा नंबर है कि अपनी अर्ध खिली कलियों के देह पात्र में, अपनी अर्ध खिली कलियों के देह पात्र में छायावाद का एक नवीन प्रेम तथा सौंदर्य की ज्वाला को लेकर आया, जिसके मर्म मधुर स्पर्श से हृदय की सिराएं शीतल वेदना की आकुल शांति में सुलगने लगी। तो यह जो है किसका है, सुमित्रानंदन पंत का है। ये छायावाद पुनर्मूल्यांकन से कथन है। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि अपनी अर्ध खिली कलियों के देह पात्र में छायावाद एक नवीन प्रेम तथा सौंदर्य की ज्वाला को लेकर आया, जिसके मर्म मधुर स्पर्श से हृदय की सिराएं शीतल वेदना की आकुल शांति में सुलगने लगी। तो यह छायावाद पुनर्मूल्यांकन से है। देखिए, एक गद्य पथ से कथन है कि छायावादी छंदों में आत्मान्वेषण की शांत अंतःस्वर संगति है। छायावादी छंदों में आत्मान्वेषण की शांत अंतःस्वर संगति है, जो अपने दुर्बल क्षणों में कोरा लालित्य बनकर रह जाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से इतना ही कहूँगा कि छायावाद की कविताएं भाषा साहित्य के विकास के विचार से अधिक विकसित रूप हैं। जहाँ जहाँ उन कविताओं में खूबी आ गई, वहाँ वहाँ बहुत अच्छी तरह प्रमाण मिल जाता है। जिन स्थलों में धुंधलापन है, भावों का अच्छा प्रकाशन नहीं हुआ, चित्र चमकते हुए नहीं नजर आते, वहाँ सामयिक दुर्बलता है, जिससे आगे बढ़ने की साहित्य तथा साहित्यकों को ज़रूरत है। तो ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं। इनकी दूसरी जो है कथन है कि रविंद्र की अकेली शक्ति 20 कवियों का जीवन तथा इंद्रजाल लेकर साहित्य के हृदय केंद्र से निकली और फैली। हिंदी में छायावादी कहलाने वाले कवियों से इसका श्री गणेश हुआ। तीसरा नंबर, भावों की मुक्ति छंद की भी मुक्ति चाहती है। भावों की मुक्ति छंद की भी मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वतंत्र हैं। यहाँ क्या है, भाषा, भाव और छंद तीनों स्वतंत्र हैं। और यह जो है प्रबंध पद्म से जो है लिया गया है कि भावों की मुक्ति छंद की भी मुक्ति चाहती है।
यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वतंत्र हैं। बात करेंगे महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा का कथन है कि छायावाद तत्वतः जो है प्रकृति के बीच में जीवन का उद्गीत है। ये महादेवी का विवेचनात्मक गद्य से जो है ये कथन लिया गया है कि छायावाद कहाँ से है। छायावाद जो है तत्वतः प्रकृति के बीच में जीवन का उद्गीत है। और यह कहाँ से लिया गया है, तो महादेवी का विवेचनात्मक गद्य से। देखिए दूसरा कथन इनका है कि मनुष्य का जीवन जो है चक्रवत घूमता रहता है। स्वच्छंद घूमते घूमते थककर वह अपने लिए सहस्त्र बंधनों का आविष्कार कर डालता है और फिर बंधनों से उबकर उनको तोड़ने में अपनी सारी शक्तियां लगा देता है। छायावाद के जन्म का मूल कारण भी मनुष्य के इसी स्वभाव में छिपा हुआ है। और यह कथन यामा से है। यह कथन किससे है, यामा से है। तो मनुष्य का जीवन क्या है, चक्रवत घूमता रहता है। स्वच्छंद घूमते घूमते थककर वह अपने लिए सहस्त्र बंधनों का आविष्कार कर डालता है और फिर बंधनों से उबकर उनको तोड़ने में अपनी सारी शक्तियां लगा देता है। छायावाद के जन्म का मूल कारण भी मनुष्य के इसी स्वभाव में छिपा हुआ है। और यह कथन जो है यामा से है। देखिए छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था। छायावाद क्या है, स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था। अतः बात करें स्थूल, छायावाद क्या है, स्थूल की प्रक्रिया में क्या हुआ, प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था। अतः स्थूल जो है, अगला पृष्ठ जो है 37 पर जारी है, 37 पर जो है जारी है। ये देखिए स्थूल को उसी रूप में स्वीकार करना उसके लिए संभव ना हुआ, परंतु जो है उसकी सौंदर्य दृष्टि जो है स्थूल के आधार पर नहीं है। यह कहना स्थूल की परिभाषा को संकीर्ण कर देना है। उसने जीवन के इतिवृत्तात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिए, क्योंकि वह स्थूल से उत्पन्न सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता की प्रतिक्रिया थी। ये जो है महादेवी वर्मा का कथन था। अगला कथन इनका है कि स्वयं छायावाद तो करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाले भावात्मक सर्ववाद ही रहा। स्वयं छायावाद तो करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद ही रहा और उसी रूप में उसकी उपयोगिता है। यह जो है महादेवी का विवेचनात्मक गद्य से कथन है। तो स्वयं छायावाद तो करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद ही रहा और उसी रूप में उसकी उपयोगिता है। तो महादेवी का विवेचनात्मक गद्य से यह कथन है। बात करेंगे राम कुमार वर्मा की, तो राम कुमार वर्मा कहते हैं छायावाद के बारे में कि परमात्मा की छाया आत्मा पे पड़ने लगती है और आत्मा की छाया किसमें पड़ने लगती है, परमात्मा में। यही छायावाद है। ये कहते हैं कि परमात्मा की छाया किसमें पड़ने लगती है, आत्मा में पड़ने लगती है, और आत्मा की छाया किसमें पड़ने लगती है, परमात्मा में। यही क्या है, छायावाद है। और दूसरा कथन है इनका, छायावाद वास्तव में हृदय की एक अनुभूति है। वह भौतिक संसार के क्रोध में प्रवेश कर अनंत जीवन के तत्व ग्रहण करता है। तो दूसरा कथन इनका किसका है, राम कुमार वर्मा का, कि छायावाद वास्तव में हृदय की क्या है, एक अनुभूति है। वह भौतिक संसार के क्रोध में प्रवेश कर अनंत जीवन के तत्व ग्रहण करता है और उसे हमारे वास्तविक जीवन से जोड़कर हृदय में जीवन के प्रति एक गहरी संवेदना और आशावाद प्रदान करता है। तीसरा नंबर ये कहते हैं कि कवि को ज्ञात होता है कि संसार में परिव्याप्त एक महापन और दैवी सत्ता का प्रतिबिंब जीवन के प्रत्येक अंग पर पड़ रहा है। कवि को ज्ञात होता है कि संसार में परिव्याप्त एक महापन और दैवी सत्ता का प्रतिबिंब जीवन के प्रत्येक अंग पर पड़ रहा है और उसी की छाया में जीवन का पोषण हो रहा है। इस संसार में उस दैवी सत्ता के दिग्दर्शन कराने के कारण ही इस प्रकार की कविता को छायावाद की संज्ञा दी गई है। राम कुमार वर्मा कहते हैं छायावाद ने वास्तव में हिंदी कविता को काव्य की उच्चतम संभावनाओं से संपन्न कर दिया है। उच्च कोटि की कल्पना, प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन, सुख दुख की एक तीव्र संवेदना, सौंदर्य का एक आलोकमय दृष्टिकोण और चित्रात्मकता छायावाद की विभूतियाँ हैं जो खड़ी बोली कविता को प्राप्त हुई। यह जो कथन है विचार दर्शन से है, ठीक है, विचार दर्शन से यह कथन है। छायावाद ने वास्तव में हिंदी कविता को काव्य की उच्चतम संभावनाओं से संपन्न कर दिया है। उच्च कोटि की कल्पना, प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन, सुख दुख की एक तीव्र संवेदना, सौंदर्य का एक जो है आलोकमय दृष्टिकोण
और चित्रात्मकता छायावाद की विभूतियाँ हैं जो खड़ी बोली कविता को प्राप्त हुई। अगला कथन राम कुमार वर्मा का है। यह जो है अंजलि अपने विचार से जो है यह कथन लिया गया है कि अनंत के सम्मिलन की आकांक्षा और अंतिम संयोग के पहले कवि को प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का अन्वेषण करना पड़ता है। अतएव प्रकृतिवाद को हम छायावाद की पहली सीढ़ी मान सकते हैं। तो अनंत की सम्मिलन की आकांक्षा और अंतिम संयोग के पहले कवि को प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का अन्वेषण करना पड़ता है, तो प्रकृतिवाद को हम छायावाद की पहली श्रेणी मान सकते हैं। अब बात करेंगे जो है, यहाँ तक हमने बात किया महादेवी वर्मा का। अब समालोचकों की दृष्टि में छायावाद की बात करें तो इसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं छायावाद के बारे में। ये कहते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती मई 1927 के अंक में सुकवि किंकर नाम से आजकल के हिंदी कवि और कविता नामक निबंध लिखा। तो सरस्वती मई 1927 के अंक में सुकवि किंकर नाम से आजकल के हिंदी कवि और कविता नामक निबंध लिखा। यद्यपि यह निबंध जो है वैचारिक धरातल पर नहीं लिखा गया है, फिर भी इसका ऐतिहासिक महत्व है सुकवि किंकर के अनुसार। देखिए, छायावाद से लोगों का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावाद कविता कहना चाहिए। ये सरस्वती से कथन है कि छायावाद से लोगों का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावाद कविता कहना चाहिए। दूसरा नंबर, छायावादी कविता जो है संचयन से यह कथन लिया गया है। तो छायावादी कविता जो है अस्पष्ट, गुप्त, गूढ़, छायामयी है, जिसे शुष्क विचारों का विजृंभण कहकर पुकारा जाता है, जो नीरस और अमानवीय है। तो यह जो है संचयन से कथन है कि छायावादी कविता जो है अस्पष्ट, गुप्त, गूढ़, छायामयी है, जिसे शुष्क विचारों का विजृंभण कहकर पुकारा जाता है, जो नीरस और अमानवीय है। द्विवेदी जी इतिवृत्तात्मक सिद्धांत के कारण छायावादी भावुकता को स्वीकार नहीं कर पाए। वे उसे नवयुवकों के दिमाग का फितूर मात्र मानते थे अथवा अन्योक्ति पद्धति मात्र। तो द्विवेदी जी जो है इतिवृत्तात्मक सिद्धांत के कारण छायावादी भावुकता को स्वीकार नहीं कर पाए। वे इसे नवयुवकों के दिमाग का क्या मानते थे, फितूर मात्र मानते थे अथवा अन्योक्ति पद्धति मात्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। दूसरा है छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग जो है काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग जो है काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। दूसरा कथन है इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि पुराने ईसाई संतों के छायाभास फैंटा समाटा तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद सिंबालिज्म के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगाल में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी थीं। तो दूसरा इनका कथन क्या है, पुराने ईसाई संतों के छायाभास फैंटा समाटा तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद सिंबालिज्म के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगाल में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी थी। तीसरा नंबर कथन है कि हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं के संबंध में भी ग्रहण हुआ, वह उसी प्रतीक शैली के अर्थ में छायावाद का समानता अर्थ हुआ। तो तीसरा, हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं के संबंध में भी ग्रहण हुआ, वह उसी प्रतीक शैली के अर्थ में छायावाद का समानता अर्थ हुआ। प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन इस शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया जा सकता है। तो यह कथन जो है हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। चिंतामणि से एक कथन है कि एक चौथी बात जिसकी चर्चा
छायावाद की कविता के साथ हुआ करती है। वह छंद बंधन का त्याग और लय रिद्म का आलंबन है, पर यह एक बिल्कुल दूसरी हवा है जो अमेरिका की ओर से आई है। तो ये चिंतामणि से जो है कथन है। चिंतामणि से कथन यही है कि एक चौथी बात जिसकी चर्चा छायावाद की कविता के साथ हुआ करती है वह छंद बंधन का त्याग और लय रिद्म का आलंबन है, पर यह एक बिल्कुल दूसरी हवा है जो अमेरिका की ओर से आई है। देखिए अगला जो है रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हृदय की सारी काम वासनाएं इंद्रिय सुखों के सुख विलास की मधुर और रमणीय सामग्री के बीच, हृदय की सारी काम वासनाएं इंद्रिय सुखों के सुख विलास की मधुर और रमणीय सामग्री के बीच एक बंधी हुई रूढ़ी पर व्यक्त होने लगी। इस प्रकार रहस्यवाद से संबंध न रखने वाली कविताएं भी छायावाद ही कही जाने लगी। अतः छायावाद शब्द का प्रयोग जो है रहस्यवाद तक ही सीमित न रहकर काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद सिंबॉलिज्म के अर्थ में होने लगा। अगला है कि अन्योक्ति पद्धति हिंदी साहित्य के इतिहास से है कि अन्योक्ति पद्धति का आलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ हिंदी साहित्य के इतिहास से। मुकुटधर पांडे के बाद आचार्य शुक्ल की छायावाद संबंधी व्याख्या अधिक परिष्कृत, प्रौढ़ और संयत है। यह अलग बात है कि वे छायावाद को पर्याप्त महत्व न दे सके। अगर नंदुलारे वाजपेयी की बात करें तो नंदुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं, छायावाद को हम पंडित रामचंद्र शुक्ल के कथनानुसार केवल अभिव्यक्ति की एक लाक्षणिक प्रणाली विशेष नहीं मान सकेंगे। इसमें एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी। पूर्ववर्ती काव्य से इसका स्पष्टता, पृथक अस्तित्व और गहराई है। जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद को हम पंडित रामचंद्र शुक्ल के कथनानुसार केवल अभिव्यक्ति की एक लाक्षणिक प्रणाली विशेष नहीं मान सकेंगे। इसमें एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी। पूर्ववर्ती काव्य से इसका स्पष्टता जो है, पृथक अस्तित्व और गहराई है। देखिए हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी से एक कथन है। नंदुलारे वाजपेयी की रचना हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। मानव अथवा प्रकृति के सोच में किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये नंदुलारे वाजपेयी की जो है महत्वपूर्ण कथन है जो कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी से ली गई है कि मानव अथवा प्रकृति के सोच में किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये नंदुलारे वाजपेयी का कथन है। आज जिसे हम देखिए हिंदी के दो प्रमुख वाद, देखिए आज जिसे हम छायावाद की कविता कहते हैं वह क्या कोई एक वस्तु है? आज जिसे हम छायावाद की कविता कहते हैं वह क्या कोई एक वस्तु है? ऐसा तो नहीं है। थोड़ी सी भावात्मकता, थोड़ी सी सांकेतिकता और थोड़ा सा रहस्य, थोड़ी दुरूहता, थोड़ी सी कोमलकांत पदावली और थोड़ा सा अतीता अनुराग, थोड़ा सा प्रकृति प्रेम, थोड़ी सी उच्च श्रृंखलता, इस प्रकार थोड़ी थोड़ी अनेक वस्तुएं उसमें सम्मिलित है। हिंदी के दो प्रमुख वाद, ठीक है। अब अगला बात करेंगे जो है अगला ये नंदुलारे वाजपेयी का ही है, चल रहा है। देखिए हमारी नई कविता छायावाद या रहस्यवाद कहलाती है। ये वाद आध्यात्मिक घेरे के अंतर्गत है, इसलिए प्रायः यह समझ लिया जाता है कि इस कविता का हमारे सामयिक जीवन से कुछ संबंध ही नहीं है। किंतु कथा वस्तु की जांच करने पर स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक काव्य की शैली छायात्मक या रहस्यात्मक है, किंतु इसमें सामयिक प्रेरणाएं, विचारणाएं और प्रगतियां भी कुछ कम मात्रा में नहीं। अगला जो है नंदुलारे वाजपेयी की है कि छायावादी आधुनिक साहित्य से है इनकी कि छायावादी काव्य में विद्रोह और स्वातंत्र्य का निष्ठा और सजगता का भी स्वर है। छायावादी काव्य में क्या है? विद्रोह और स्वातंत्र्य का निष्ठा और सजगता का भी स्वर है। देखिए छायावाद रहस्यवाद जो है संपादक गंगा प्रसाद पांडे। विश्व की किसी वस्तु में एक अज्ञात साप्राण छाया की झांकी पाना अथवा उसका आरोप करना ही छायावाद है। विश्व की किसी वस्तु में एक अज्ञात साप्राण छाया की झांकी पाना अथवा उसका आरोप करना ही छायावाद है। छायावादी कवि प्रकृति के पुजारी की भांति विश्व के कण कण में अपने सर्वव्यापक प्राणों की छाया देखता है। छायावाद रहस्यवाद संपादक गंगा प्रसाद पांडे।
बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो ये क्या कहते हैं छायावाद के बारे में। तो ये कहते हैं कि 1920 ईस्वी की खड़ी बोली की कविता में विषय वस्तु की प्रधानता बनी हुई थी, परंतु इसके बाद की कविता में कवि के अपने राग विराग की प्रधानता हो गई। विषय अपने आप में कैसा है यह मुख्य बात नहीं थी, बल्कि मुख्य बात यह रह गई थी कि विषयी कवि के चित्त के राग विराग से अनुरंजित होने के बाद वह कैसा दिखता है, विषय इसमें गौण हो गया, विषयी प्रधान। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि छायावाद नाम उन आधुनिक कविताओं के लिए बिना विचारे ही दे दिया गया था जिनमें मानवतावादी दृष्टि की प्रधानता थी। कहा क्या है कि जिनमें मानवतावादी दृष्टि की प्रधानता थी। कहा है कि जो वक्तव्य विषय को कवि के व्यक्तिगत चिंतन और अनुभूति के रंग में रंगकर अभिव्यक्त करती थी। गा है कि जिनमें मानवीय आचारों, क्रियाओं, चेष्टाओं और विश्वासों के बदले हुए और बदलते हुए मूल्यों को अंगीकार करने की प्रवृत्ति थी। घा है कि जिनमें छंद, अलंकार, रस जो है, ताल, तुक आदि सभी विषयों में अनुगतिका से बचने का प्रयत्न था। और अंगा है कि जिनमें शास्त्रीय रूढ़ियों के प्रति कोई आस्था नहीं दिखाई गई थी। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में क्या कहते हैं अपने कि छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था। यद्यपि उसमें नवीन शिक्षा के परिणाम होने के चिन्ह स्पष्ट हैं, तथापि वह केवल पाश्चात्य प्रभाव नहीं था। कवियों की भीतरी व्याकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया। तो यह जो है हिंदी साहित्य में कहा गया कि छायावाद क्या है, एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था। यद्यपि उसमें नवीन शिक्षा के परिणाम होने के चिन्ह स्पष्ट हैं, तथापि वह केवल पाश्चात्य प्रभाव नहीं था। कवियों की भीतरी व्याकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन एक और है कि मानवीय दृष्टि से छायावाद से है ये कि मानवीय दृष्टि से कवि की कल्पना, अनुभूति और चिंतन के भीतर से निकली हुई वैयक्तिक अनुभूतियों के आवेग की स्वतः समुचित अभिव्यक्ति बिना किसी आयास के और बिना किसी प्रयत्न के स्वयं निकल पड़ा हुआ भाव स्रोत ही छायावादी कविता का प्राण है। तो मानवीय दृष्टि से कवि की कल्पना, अनुभूति और चिंतन के भीतर से निकली हुई वैयक्तिक अनुभूतियों के आवेग की स्वतः समुचित अभिव्यक्ति बिना किसी आयास के और बिना किसी प्रयत्न के स्वयं निकल पड़ा हुआ भाव स्रोत ही छायावादी कविता का प्राण है। ये छायावाद से लिया गया। अब बात करेंगे बाबू गुलाब राय की, तो प्रकृति की गोचर सीमाओं को पार कर उसमें दृश्यमान इतिवृत्तात्मकता भौतिकता की अपेक्षा एक अलौकिक अगोचर मानवीय भावुकता के दर्शन की प्रवृत्ति को छायावाद कहते हैं। ये हिंदी काव्य विमर्श से जो है कथन है किसका, बाबू गुलाब राय का, हिंदी काव्य विमर्श। तो बाबू गुलाब राय हिंदी काव्य विमर्श में कहते हैं कि प्रकृति की गोचर सीमाओं को पार कर उसमें दृश्यमान इतिवृत्तात्मक जो है भौतिकता की अपेक्षा एक अलौकिक अगोचर मानवीय भावुकता के दर्शन की प्रवृत्ति को छायावाद कहते हैं। ये हिंदी काव्य विमर्श से बाबू गुलाब राय की क्या है कथन है। इसमें देखिए दूसरा क्या है कथन इनकी कि इसमें छाया की सी कोमलता और स्वप्न प्रियता रहती है। छायावाद जो है कोरे वस्तुवाद से संतुष्ट नहीं रहता, वह वस्तु में एक आध्यात्मिकता और स्थूल में सूक्ष्म की स्वप्निल आभा देखता है। तो यह बाबू गुलाब राय का कथन है कि इसमें छाया की सी कोमलता और स्वप्न प्रियता रहती है। छायावाद जो है कोरे वस्तुवाद से संतुष्ट नहीं रहता, वह वस्तु में एक आध्यात्मिकता और स्थूल के सूक्ष्म की स्वप्निल आभा देखता है। देखिए इनकी एक जो कथन है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास से कथन लिया गया है कि छायावाद जो है वस्तुओं में उनकी कटी छटी सीमाओं के अतिरिक्त और कुछ देखने की प्रवृत्ति का फल है और वह इंद्रिय गोचर जगत का भाव जगत के साथ समन्वय करता है। यह हिंदी साहित्य के सुबोध इतिहास से लिया गया है कि छायावाद क्या है। छायावाद वस्तुओं में उनकी कटी छटी सीमाओं के अतिरिक्त और कुछ देखने की प्रवृत्ति का फल है और वह इंद्रिय गोचर जगत का भाव जगत के साथ समन्वय करता है। ठीक है। दूसरा है कि छायावाद ने बुनियाद की अपेक्षा भावुकता को अधिक स्थान दिया है।
वह भावुकता कर्म को भी गति देती है। काव्य के रूप में यह कथन है कि बाबू गुलाब राय के काव्य के रूप एक रचना है, उसमें कहा गया कि छायावाद ने बुनियाद की अपेक्षा जो है भावुकता को अधिक स्थान दिया है। वह भावुकता कर्म को भी गति देती है। अब देखिए शांति प्रिय द्विवेदी की बात कर लें तो शांति प्रिय द्विवेदी क्या कहते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी कहते हैं कि छायावाद केवल काव्य कला नहीं है, जहाँ तक साहित्यिक टेक्निक से उसका संबंध है वहाँ तक वह कला है। अतएव छायावाद काव्य की केवल एक अभिव्यक्ति ही नहीं बल्कि इसके ऊपर एक श्रेष्ठ अभिव्यक्ति भी है। छाया शब्द यदि उसकी कला के स्वरूप अभिव्यक्ति को सूचित करता है तो वाद उसके अंतः प्रकाश अभिव्यक्ति को, ये संचारणी से कथन लिया गया है। तो शांति प्रिय द्विवेदी की कथन है कि छायावाद केवल काव्य कला नहीं है, जहाँ तक साहित्यिक टेक्निक से उसका संबंध है वहाँ तक वह कला है। अतएव छायावाद काव्य की केवल एक अभिव्यक्ति ही नहीं बल्कि इसके ऊपर एक श्रेष्ठ अभिव्यक्ति भी है। छाया शब्द यदि उसकी कला के जो है स्वरूप अभिव्यक्ति को सूचित करता है तो वाद उसके अंतः प्रकाश अभिव्यक्ति को, संचारणी से यह कथन लिया गया है। शांत प्रिय द्विवेदी का दूसरा कथन है कवि और काव्य से एक कथन है कि ये कहते हैं कि युग में जिस मैटर ऑफ फैक्ट का निर्देश कर चुके हैं ठीक उसकी दूसरी दिशा में छायावाद है, जो विषय को इतिवृत्तात्मकता को न लेकर केवल उसकी जीवन स्पर्शिता को ग्रहण करता है। इतिवृत्तात्मक कविता का संबंध यदि स्थूल शरीर से है तो छायावाद का सूक्ष्म प्राण से। ये कवि और काव्य से है। किसका? शांति प्रिय द्विवेदी का। ये कहते हैं द्विवेदी युग में जिस मैटर ऑफ फैक्ट का निर्देश कर चुके हैं ठीक उसकी दूसरी दिशा में छायावाद है, जो विषय की इतिवृत्तात्मकता को न लेकर केवल उसकी जीवन स्पर्शिता को ग्रहण करता है। इतिवृत्तात्मक कविता का संबंध यदि स्थूल शरीर से है तो छायावाद का सूक्ष्म